नमस्ते। अगर आना न होती तो दोस्तोवस्की का क्या होता? ये सवाल सिर्फ दोस्तोवस्की के मन में नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी को पढ़ने और समझने वाले हर इंसान के मन में उठता है। आना यानी उनकी दूसरी पत्नी, उनकी स्टेनोग्राफर और अंततः उनकी जीवन रक्षक। एक जुआरी, बीमार और टूटे हुए लेखक को उन्होंने दोबारा खड़ा किया। उन्होंने उस लेखक को महज़ बचाया ही नहीं, बल्कि उसे फिर से जीना सिखाया। ये कहानी है प्रेम, विश्वास और साहित्यिक साझेदारी की, सब्र, सहन शक्ति और समर्पण की। ये कहानी है दोस्तोवस्की के प्रेम की। अगर आप दोस्तोवस्की की सोच, उनकी फिलॉसफी और उनकी किताबों को समझना चाहते हैं, तो आपको आना को जानना ही होगा। शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे गुजारिश कर लूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाएं, जहां मैं आपको रीडिंग मटेरियल भेजता रहता हूं। जो लोग वहां पहले से जुड़े हैं, उन्हें याद होगा कि दोस्तोवस्की की वाइफ आना के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता पोलिश कवि विस्वावा शिम्बोर्स्का का एक ऐसे मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पे ही शेयर किया था। तो आप यहाँ इस चैनल से भी जुड़ जाइए और वहाँ व्हाट्सएप पर भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1864 का बरस था। मार्च महीने में टीबी के कारण दोस्तोवस्की की पहली पत्नी मारिया की मृत्यु हो गई। उसी बरस नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड छप के चर्चित हो चुका था। जिस पत्रिका में वो नॉवल सीरियलाइज हुआ, उसका नाम था इपॉक और उसे छापते थे दोस्तोवस्की के भाई मिखाइल। जिगर की बीमारी के कारण जुलाई 1864 में उनकी मौत हो गई। दोस्तोवस्की अपनी पत्नी की मौत के कारण पहले से दुखी थे। भाई मिखाइल की मौत ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया। उसके बाद तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मिखाइल अपने पीछे कैश तो महज 300 रूबल छोड़कर गए थे, लेकिन कर्जा छोड़ के गए थे 25,000 रूबल का। दोस्तोवस्की पर खुद ही हजारों रूबल का कर्ज चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो जुआ खेलते थे। खुद की इतनी खराब माली हालत होने के बाद भी दोस्तोवस्की ने कहा कि वो अपने भाई की मैगजीन को निकालना कंटिन्यू रखेंगे, साथ ही साथ अपने भाई के सारे कर्जे भी चुकाएंगे। यही नहीं, उन्होंने अपने भाई की पत्नी और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली। ये बहुत जज्बाती फैसला था। अगर उनके पास पैसे होते तो ये एक आसान फैसला होता, पर वो तो खुद ही कर्जों में डूबे हुए थे, ऊपर से जुए की लत भी लगी हुई थी, ऊपर से मिर्गी की बीमारी। जब कभी उनको दौरा पड़ जाता, तो ऐसे हालात में उन्होंने इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क ले लिया था। सवाल ये था कि इतना सारा पैसा वो लाएंगे कहाँ से? खैर, 1 साल तक दोस्तोवस्की ने बहुत मेहनत की, जी तोड़ कोशिश की, लेकिन वो मैगजीन को बंद होने से नहीं बचा सके। उल्टे उन पर नए सिरे से नया कर्जा चढ़ गया, 3,000 रूबल का कर्जा। ये कर्जा तो ऐसा था जो उन्हें तुरंत चुकाना था। उधार देने वाले लोग दरवाजे पे धमकने लगे, जेल की नोटिस भेजने लगे। दोस्तोवस्की को डर था कि वो कर्ज नहीं चुका पाए तो कहीं उन्हें जेल न भेज दिया जाए। वैसे भी 10 साल पहले वो मौत की सजा से बाल बाल बचे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी किताबें पढ़ ली थी जिन पे उस जमाने में पाबंदी लगी हुई थी। सजा के तौर पे उन्हें साइबेरिया के एक लेबर कैंप में 4 साल बिताने पड़े थे। इसीलिए जेल का नाम सुनते ही उनकी रूह कांप उठती थी। इन सब के बीच जून 1865 में हताश होकर उन्होंने एक सौदे के लिए हाँ बोल दी। वह सौदा एक पब्लिशर की तरफ से आया था। उसका नाम था स्टेलोव्स्की। उसने कहा कि अब तक आपका जितना भी लिटरेचर आया है, मैं सबको 3 वॉल्यूम में निकालूंगा और उसके लिए आपको 3,000 रूबल दूंगा। लेकिन इसके साथ एक शर्त और है, आपको अगले साल नवंबर तक, यानी 1 नवंबर 1866 तक एक बड़ा उपन्यास लिख के मुझे देना होगा। अगर आपने 1 नवंबर तक नॉवल लिखकर नहीं दिया, तो आपकी सारी किताबों के कॉपीराइट्स मेरे पास आ जाएंगे। यही नहीं, भविष्य में आप जितनी किताबें लिखेंगे, उन सबके कॉपीराइट भी मेरे पास आ जाएंगे। दोस्तोवस्की को पैसों की सख्त जरूरत थी।
उन्होंने 3,000 रूबल के बदले उस पब्लिशर की सारी शर्तें मान ली। ये जो पब्लिशर था स्टेलोव्स्की, एक तरह का शार्क था। पब्लिशिंग इंडस्ट्री में इसने कई राइटर्स को इसी तरह लूटा था। थोड़े से पैसे देकर उनके पूरे लिटरेचर का कॉपीराइट अपने नाम कर लेता था। लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता था। उसे लगा कि दोस्तोवस्की तो अपनी मर्जी के मालिक हैं और उन्हें जुए की लत भी लगी हुई है। सारा समय रूले खेलते रहते हैं। अब वो कहाँ कोई किताब समय पे लिख पाएंगे। इस तरह उनका माल आसानी से हड़प लिया जाएगा। यही नहीं, उसने एक और बदमाशी कर रखी थी। सारा खेल, सारी साजिश दरअसल उसी ने रची थी। उसने दोस्तोवस्की के भाई के कर्ज वाले तमाम कागजात सस्ते दामों में खरीद लिए थे और अब दोस्तोवस्की पे दबाव बना रहा था कि पूरा कर्जा चुकाया जाए, यानी कर्जे की पूरी रकम चुकाई जाए। दोस्तोवस्की को यह सब पता ही नहीं था कि जिसे वो हमदर्द मान रहे हैं, दरअसल वही सारा खेल कर रहा है। पब्लिशर ने उधारी का तगादा करने वालों को बार बार दोस्तोवस्की के घर भेजा, जेल में डालने की धमकी दिलवाई, कोर्ट से नोटिस भिजवाई, ताकि दोस्तोवस्की डर जाएं और उसके ऑफर को कबूल करते हुए एग्रीमेंट पे साइन कर दें। वो अपनी साजिश में कामयाब हो गया। जब दोस्तोवस्की को पता चला तो गुस्सा तो उन्हें बहुत आया, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। उन्हें तो पैसे चाहिए थे, पैसे मिल गए, उनका काम बन गया। हालत थोड़ी ठीक हुई तो दोस्तोवस्की अपने एम्बिशियस नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट में लग गए। उस किताब को लिखने में वो इस कदर डूब गए कि साल बीत गया। अक्टूबर 1866 आ गया। तब उन्हें ख्याल आया कि एग्रीमेंट का पीरियड तो भाई खत्म होने में महज 4 हफ्ते बचे हुए हैं। तब उनके हाथ पैर फूलने लगे। सिर्फ 1 महीने में नॉवल कैसे लिखा जाए, और वो भी कोई छोटा मोटा नॉवल नहीं। एग्रीमेंट के मुताबिक नया नॉवल 160 से 165 पेज की प्रिंटेड किताब से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने दोस्तों से अपनी परेशानी बताई। दोस्तों ने एक आइडिया दिया, आप नॉवल का बेसिक स्ट्रक्चर बना दीजिए। 4-5 दोस्त मिलकर 2-2, 3-3 चैप्टर लिख देंगे, अंत में आप उसे ठीक कर दीजिएगा। इस तरह महीने भर में नॉवल लिखा जा सकता है। लेकिन दोस्तोवस्की ने साफ इनकार कर दिया। बोले, मैं किसी और के लिखे को अपने नाम से कैसे छाप सकता हूं। बड़ा संकट था। किताब लिखनी थी और खुद ही लिखनी थी। तब दोस्तों ने सुझाव दिया कि हाथ से लिखने में देर हो जाएगी, तुम बोल बोल के लिखवाओ, जल्दी हो जाएगा। पर उनके पास कोई सेक्रेटरी नहीं था, कोई स्टेनोग्राफर नहीं था। तब उनके एक दोस्त ने, जो कि स्टेनोग्राफी की ट्रेनिंग दिया करते थे, उसने कहा कि मैं अपनी सबसे होनहार स्टूडेंट को तुम्हारे पास भेजूंगा। इस तरह कहानी में एंट्री हुई आना ग्रिगोरियोवना की। आना यानी 20 साल की लड़की, ठीक ठाक सा खूबसूरत चेहरा, हल्का पीला रंग, साफ और भूरी आंखें और शांत रहने वाली, खामोश रहने वाली लड़की। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब स्टेनोग्राफी का कोर्स कर रही थी, ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो सके, किसी पे मोहताज न रहे। वो जमाना ऐसा था जब स्टेनोग्राफी का कोर्स नया नया आया था। बहुत से लोग उस पेशे की ओर अट्रैक्ट होते थे, लेकिन बेहद कम लोग उस कोर्स को पूरा कर पाते थे। शॉर्ट हैंड सीखना पड़ता था। इतना कठिन कोर्स माना जाता था वो। जैसे मिसाल के तौर पे आना की क्लास में 150 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, लेकिन 1 महीने बाद 125 स्टूडेंट्स भाग खड़े हुए। सिर्फ 25 स्टूडेंट्स ही अपना कोर्स पूरा कर पाए थे। आना उन्हीं में से एक थी। जब आना को बताया गया कि आपको फ्योदोर दोस्तोवस्की की सेक्रेटरी के रूप में काम करना है, तो वो खुशी से झूम उठी। वो एक अच्छे परिवार से थी, जिसमें लोग पढ़ते लिखते थे। उसके मरहूम पिता दोस्तोवस्की के फैन हुआ करते थे, इसलिए दोस्तोवस्की की सारी किताबें उसके घर में रखी हुई थी। और इसीलिए जब आना से कहा गया कि तुम्हें फ्योदोर दोस्तोवस्की की सेक्रेटरी के रूप में काम करना है, तो आना ने यह काम तुरंत कबूल कर लिया। दोस्तोवस्की ने अपने इंस्ट्रक्शन में कहा था, ठीक 11:30 बजे सुबह आ जाना, न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद में।
इसी से समझ में आता है कि दोस्तोयेवस्की वक्त के कितने पाबंद थे, डिसिप्लिन से भरे हुए थे। तो ये बात समझ के आना घबरा गई और घबराई हुई अगली सुबह दोस्तोयेवस्की के घर ठीक 11:30 बजे पहुंची, न 1 मिनट पहले, न 1 मिनट बाद में। आना ने इन सारी बातों को एक किताब में लिख रखा है। दोस्तोयेवस्की की यादों पर आधारित ये किताब एक खूबसूरत किताब है। इन दोनों के रिश्ते को समझने के लिए एक बेहद कारगर किताब। मैं ये सब बातें इसी किताब से बता रहा हूँ। तो जब आना पहुंची तो दोस्तोयेवस्की थोड़े घबराए हुए थे, चिड़चिड़े लग रहे थे। उन्होंने आना से कई सवाल किए। आना ने हर सवाल का जवाब शांति से दिया, अच्छे तरीके से दिया। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दोस्तोयेवस्की किसी बात पे गुस्सा हैं और अपना गुस्सा बेचारी आना पर निकाल रहे हैं। या शायद दोस्तोयेवस्की अपनी नई एम्प्लॉई के सामने खुद को थोड़ा-सा सख्त मिजाज वाला दिखाना चाहते थे। इसीलिए बॉस बनने की एक्टिंग कर रहे थे। जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ी, काम शुरू हुआ, दोस्तोयेवस्की नरम पड़ने लगे। हालांकि आना ने दोस्तोयेवस्की के बारे में जो इमेजिनेशन बना रखी थी, दोस्तोयेवस्की उससे बिल्कुल अलग निकले। अपनी किताब में आना ने लिखा है कि दोस्तोयेवस्की दरमियानी कद के थे, यानी मीडियम हाइट वाले। उनके बाल तांबई रंग के थे, उनमें जरूरत से ज्यादा तेल लगा हुआ था। उन्होंने नीले रंग का एक कोट पहन रखा था जो कई जगह से घिसा हुआ था। खैर, दोपहर तक दोनों ने मिलकर द गैम्बलर पे काम शुरू कर दिया। पब्लिशर को जो किताब देने के बारे में दोस्तोयेवस्की ने प्लान बना रखा था, वो किताब थी, वो नॉवल था द गैम्बलर। उस पर थोड़ा बहुत काम दोस्तोयेवस्की ने पहले से कर रखा था, लेकिन जब आना उस दिन आई तो उन्होंने आना के साथ मिलकर उस किताब पर काम शुरू किया, द गैम्बलर पर। दोस्तोयेवस्की बोलते जाते, आना शॉर्ट हैंड में लिखती जाती थी, फिर बाद में उसे साफ सुथरा करके, करेक्शन करके अच्छी नीट एंड क्लीन कॉपी बना लेती थी। दोस्तोयेवस्की को डिक्टेट करा के लिखने का कोई अनुभव नहीं था, तो आना को देखते ही वो धड़ाधड़ बोलने लग गए, एकदम धारा प्रवाह। तब आना ने उन्हें टोक दिया और कहा, कोई इतना तेज नहीं बोलता और कोई इतना तेज नहीं लिख सकता। तब दोस्तोयेवस्की चुप हो गए, जैसे पहली बार किसी ने उन्हें कंट्रोल किया हो। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। अगले 25 दिन तक आना रोज दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तक दोस्तोयेवस्की के घर आ जाती और शाम 4 साढ़े 4 बजे तक रुकी रहती। बीच में दोनों चाय पीते, थोड़ी बातें करते और लगातार काम करते रहते। हर दिन दोस्तोयेवस्की का व्यवहार आना के लिए और नरम होने लगता और प्यार भरा होने लगता। दोस्तोयेवस्की को आना की गंभीरता पसंद थी, संवेदनशीलता पसंद थी। उन्हें अच्छा लगता था कि ये लड़की किस कदर आत्मविश्वास से भरी हुई थी। आना भी दोस्तोयेवस्की के व्यवहार से प्रभावित थी। आना को भी अच्छा लगता था कि दोस्तोयेवस्की न सिर्फ उसका सम्मान करते थे, बल्कि उसकी राय को भी बराबर महत्व देते थे। वो आना को नौकर नहीं, बल्कि एक साथी मानते थे, एक रचनात्मक, क्रिएटिव साथी। डिक्टेट कराते-कराते जब दोस्तोयेवस्की अपने पास्ट से कोई दर्दनाक किस्सा सुनाने लगते, तो आना पूरी हमदर्दी से सुनती और इस तरह सुनती जैसे उनके जख्मों पे मरहम लगा रही हो। इस तरह वो उनके दुखों को हल्का कर देती थी। जब वो टूटने लगते, तो आना का शांत और पॉजिटिव नेचर उन्हें संभाल लेता। दोनों ने इतनी मेहनत की कि 29 अक्टूबर 1866 तक द गैम्बलर की मैन्युस्क्रिप्ट छपने के लिए तैयार हो गई। सिर्फ 26 दिन में दोस्तोयेवस्की ने ये नॉवल लिख दिया था। और जाहिर है कि आना की मदद के बिना ये मुमकिन नहीं था। उस जमाने में रूस में जूलियन कैलेंडर चलता था। देखिए, जूलियन कैलेंडर और मॉडर्न कैलेंडर में 12-13 दिनों का अंतर होता है। एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे इस समय याद नहीं है, लगभग 13 दिन या 12 दिन, 13 दिन का अंदाजा मुझे लग रहा है। तो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से, जो कि उस समय रूस में चलता था, उसके हिसाब से 30 अक्टूबर को दोस्तोयेवस्की का जन्मदिन पड़ता था। तो जन्मदिन की खुशी और किताब के पूरा होने की खुशी, इस दोहरी खुशी में उन्होंने आना को डिनर पार्टी दी
उसे रेस्टोरेंट में बुलाया। आना इससे पहले कभी किसी रेस्टोरेंट में नहीं गई थी। दोस्तोयेवस्की के साथ पहली बार गई। घबराई हुई थी, डरी हुई थी। लेकिन उस रात दोस्तोयेवस्की ने डिनर टेबल पर आना को इतना अपनापन दिया, इतना स्नेह दिया कि आना का डर धीरे-धीरे खत्म हो गया। देखिए, दोस्तोयेवस्की का जीवन विचित्र किस्म की नाटकीयता से, अजीब ड्रामा से भरा हुआ था। इसीलिए सुनिए द गैम्बलर के साथ अगले दिन क्या हुआ। यह रोचक किस्सा द गैम्बलर वाइफ में मिलता है। पब्लिशर ने 1 नवंबर की डेडलाइन दे रखी थी। बोला था कि 1 नवंबर तक नॉवल नहीं मिलेगा तो अगले पिछले सारे कॉपीराइट पब्लिशर के कब्जे में चले जाएंगे। इसी बात से बचने के लिए दोस्तोयेवस्की ने इतनी जल्दी-जल्दी काम किया था, सिर्फ 26 दिन में नॉवल लिख के पूरा कर दिया था। और 1 नवंबर को द गैम्बलर की मैन्युस्क्रिप्ट लेकर वो पब्लिशर के ऑफिस पहुंच गए। जब पहुंचे तो देखा पब्लिशर तो ऑफिस में है ही नहीं। ऑफिस क्या, वो तो शहर में ही नहीं है। दोस्तोयेवस्की को छकाने के लिए वो पहले ही शहर छोड़ के जा चुका था। दोस्तोयेवस्की ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उसके ऑफिस में किसी एम्प्लॉय को वो मैन्युस्क्रिप्ट दे दी जाए, पर तमाम एम्प्लॉयज ने लेने से मना कर दिया। बोले साहब ने कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट लेने से मना किया है। अब दोस्तोयेवस्की पब्लिशर की बदमाशी समझ गए। उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट की नोटरी कराई, कानूनी कागजात बनवाए कि मैंने 1 नवंबर को मैन्युस्क्रिप्ट पूरी कर ली थी। पब्लिशर को डिलीवर करने आया था, पर पब्लिशर मौजूद नहीं था, इसलिए मेरी कोई खता नहीं है। मेरी मैन्युस्क्रिप्ट पूरी है, मेरा काम पूरा है। ये बोल के उन्होंने पास के पुलिस थाने में वो मैन्युस्क्रिप्ट जमा करा दी और बदले में रसीद भी ले ली। इस तरह उन्होंने पब्लिशर की साजिश को नाकाम कर दिया और खुद को एक बड़े कानूनी झंझट से बचा लिया। लेकिन जब घर लौट कर आए तब किताब पूरी होने की खुशी कम होने लगी। तब दोस्तोयेवस्की को एहसास हुआ कि आना के साथ बिताए पिछले 26-27 दिन उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। किताब पूरी हो गई, लेकिन आना चली गई। अब नहीं आएगी। जैसे जिंदगी फिर उदास हो गई। आना भी दूसरी तरफ भरपूर उदास थी। दोस्तोयेवस्की अब आना के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर पा रहे थे और जब उनसे सहन नहीं हुआ तो वो सीधे आना के घर पहुंच गए और उसकी मां से बात करके उसे राजी कर लिया कि वो आना को फिर से उनके यहां भेजे ताकि वो अपने अगले नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट को पूरा कर सके। दोस्तोयेवस्की को महसूस हो गया था कि वो आना से प्यार करने लगे हैं, लेकिन ये बात आना से कैसे कही जाए ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। साल भर पहले ही उनकी पत्नी की मौत हुई थी और उसके बाद वो 2-3 स्त्रियों द्वारा ठुकराए जा चुके थे। दोस्तोयेवस्की को डर था कि कहीं आना ने भी अगर उन्हें इनकार कर दिया तो उनका क्या होगा। और दोनों के बीच उम्र का फासला भी खासा बड़ा था। आना 20 साल की थी, दोस्तोयेवस्की 45 साल के। भले लेखक और सेक्रेटरी के रूप में दोनों में अच्छी ट्यूनिंग बन गई थी, लेकिन पति पत्नी के रूप में भी वैसा होगा, इस बात की भला क्या संभावना। अपने दिल की बात को आना के सामने कह डालने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि वो एक नया नॉवल लिख रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं एक नई कहानी लिख रहा हूं, तुम्हें उसकी शुरुआत सुनाता हूं, बताओ कैसी है। फिर वो कहानी सुनाने लगे, लेकिन कहानी कुछ अजीब थी। नायक बिल्कुल दोस्तोयेवस्की जैसा था। वही 45 वाली उम्र, वही बचपन का दर्द, वही तमाम तरह के दुख, वही मिर्गी की बीमारी, भावुक स्वभाव, मगर अपने जज्बात का इजहार करने में टोटल नाकाम। वो एक ऐसे कलाकार की कहानी थी जो हमेशा कुछ बड़ा रचने की कोशिश करता, लेकिन हर बार अधूरा रह जाता, फिर खुद को नाकाम मानने लगता और अंततः खुद से लड़ता रहता। कहानी में नायक का सबसे बड़ा दुख ये था कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। उस लड़की का नाम था अन्या। देखिए, दोस्तोयेवस्की की झूठ-मूठ की कहानी में झूठ-मूठ की हीरोइन का नाम असली हीरोइन से मिलता-जुलता है, आना की जगह अन्या।
उन्होंने घुमा फिरा के गोल गोल जलेबी बना के आना से कहा कि देखो, हीरो हीरोइन से क्या ही नहीं पा रहा है। क्या हीरोइन अपनी उम्र से दोगुने बड़े एक कलाकार से प्यार कर पाएगी? एक ऐसा कलाकार जिसका जीवन पहले से ही मुसीबतों से घिरा हुआ है। आना ने जवाब दिया, हाँ, आप अच्छी कहानियां लिखते हैं, हीरोइन हीरो से प्यार कर लेगी। अब दोस्तोवस्की को थोड़ी हिम्मत आई और उन्होंने पूछा, अगर हीरो मैं हूं और हीरोइन तुम हो, तब तुम्हारा जवाब क्या होगा? आना ने कहा, तब मेरा जवाब यह होगा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं और तमाम उम्र करती रहूंगी। और डन, प्रपोज हो गया। लड़की ने हां कर दी, बात पक्की हो गई। 15 फरवरी 1867 को दोनों ने शादी कर ली। लेकिन दोस्तोवस्की के कर्जदारों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। कर्ज के तगादे, तगादे पे तगादे। दोस्तोवस्की पैसे उधार ले लेते थे, जुए में उड़ा देते थे या घर परिवार चलाने में खर्च कर देते थे। अपने भाई का परिवार चला रहे थे, पहली पत्नी से हुए बेटे की परवरिश कर रहे थे और शादी के बाद अपना नया परिवार बसाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच दो कर्जदारों ने उन पे मुकदमा कर दिया। दोस्तोवस्की को एक बार फिर से डर सताने लगा कि उन्हें जेल हो जाएगी, तो उन्होंने रूस छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन पैसे काफी नहीं थे पास में। आना के पास ढेर सारा फर्नीचर था, तो आना ने उसे गिरवी रख दिया, पैसे जुटाए और वो सारे पैसे दोस्तोवस्की को दे दिए और दोनों रूस छोड़ के चले गए। दोस्तोवस्की ने रूस तो छोड़ दिया था, लेकिन जुए की लत थोड़े छोड़ी थी। स्विट्जरलैंड जाने से पहले वो जर्मनी में रुके। वहां एक शहर में जुआ खेलते हुए उन्होंने सब कुछ लुटा दिया। फर्नीचर गिरवी रखने से जो पैसे मिले थे वो लुटा दिए। उसके बाद आना के गहने बेच दिए। जो पैसे मिले वो जुए में लगा दिए। जब कुछ नहीं बचा तो आना के कपड़े भी बेच दिए और उससे जो पैसे मिले वो भी जुए में हार गए। आना दोस्तोवस्की ने अपनी किताब में ये सारी बातें बहुत विस्तार से लिखी हैं, क्योंकि शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने डायरी लिखनी शुरू कर दी थी और सारी बातें उसमें नोट करती रहती थी। ऐसे खतरनाक जुआरी पति से किसी भी पत्नी का दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन आना ने बहुत सब्र से काम लिया। वो धीरे धीरे दोस्तोवस्की को जुए से दूर रहने के लिए प्रेरित करती रही। 4 साल की तपस्या, 4 साल की मेहनत और प्रेरणा के बाद आना ने आखिरकार दोस्तोवस्की को जुए से हमेशा के लिए दूर कर दिया। 1871 के बाद दोस्तोवस्की ने जुआ नहीं खेला। आना ने मोहब्बत और चतुराई के साथ साथ दोस्तोवस्की को न संभाला होता तो वह जुए के दलदल से शायद ही कभी बाहर निकल पाते। 1871 में वे लोग रूस लौट आए। हालांकि बीच के बरसों में दोस्तोवस्की ने अपने खोए हुए पैसों को दोबारा पाने के लिए बहुत मेहनत की। इस बीच उन्होंने क्राइम एंड पनिशमेंट लिखा, जो बेहद कामयाब हुआ। उन्हें बाद के बरसों में एक बेटी हुई जो 2 महीने में गुजर गई। बाद के ही बरसों में उनका बेटा हुआ अल्योशा, जो 3 साल की उम्र में चल बसा। दोस्तोवस्की ने जब ब्रदर्स कर्माजोव लिखा तो उसके हीरो का नाम अल्योशा ही रखा था। चलते चलते आना की एक और खूबी बता देता हूं। आना का बिजनेस सेंस जबरदस्त था। उन्होंने देखा कि दोस्तोवस्की की लोकप्रियता इतनी है, उनकी किताबें इतनी अधिक बिकती हैं, लेकिन पब्लिशर्स उस हिसाब से उन्हें पैसा नहीं देते। रॉयल्टी के नाम पर एक छोटा सा परसेंटेज देते हैं। हालांकि ये जो छोटे से परसेंटेज वाली रकम थी, ये तमाम दूसरे राइटर से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी आना को महसूस होता था कि दोस्तोवस्की का हक इससे ज्यादा बनता है। तो आना ने मार्केट का रिसर्च किया, टाइप सेटिंग में कितना खर्चा लगेगा, कागज पे कितना खर्चा लगेगा, प्रिंटिंग और बाइंडिंग की कॉस्ट कितनी आती है, ये सब बातें पता की और सबसे बड़ी बात कि किताब का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी हासिल की। बरसों की रिसर्च और तैयारी के बाद उन्होंने कहा कि दोस्तोवस्की की किताबें अब बाहरी पब्लिशर्स नहीं, बल्कि हम खुद छापेंगे। उन्होंने बनाई दोस्तोवस्की पब्लिशिंग कंपनी।
1873 में दोस्तोयेवस्की का नया नॉवल द पजेस्ट, जिसे लोग डीमंस नाम से भी जानते हैं, उसे आना ने खुद छापा। सारा सिस्टम खुद संभाला और जब निश्चित समय पे अकाउंट्स को टैली किया गया तो पाया कि सारे खर्चे निकालने के बाद जो मुनाफा हुआ है वो दोस्तोयेवस्की को नॉर्मली मिलने वाले रॉयल्टी से काफी ज्यादा है। लगभग कहते हैं कि 6-7 गुना ज्यादा। उनके पब्लिशिंग में उतरने के फैसले ने जैसे जादू कर दिया था। दोस्तोयेवस्की की माली हालत में जबरदस्त सुधार आ गया था। डीमंस के बाद द ब्रदर्स कर्माजोव को भी उन्होंने छापा और दोस्तोयेवस्की की तमाम दूसरी किताबें भी। इनसे भी उन्हें बहुत कामयाबी मिली थी। हालांकि 1881 में दोस्तोयेवस्की की मृत्यु के बाद आना ने पब्लिशिंग छोड़ दी थी। उनका कहना था कि मैंने ये काम सिर्फ इसलिए शुरू किया था ताकि मेरे पति बिना किसी चिंता के लिख सकें। पब्लिशिंग में उनका छोटा सा यह कैरियर इतना कामयाब था कि कुछ लोग उन्हें रूस की पहली बिजनेस वुमन मानते हैं, तो कुछ लोग रूस की पहली महिला पब्लिशर। दोस्तोयेवस्की के जीवन को संवारने वाली आना दोस्तोयेवस्की खुद भी इतिहास में शामिल हैं। दोस्तोयेवस्की उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और उनके प्रति कृतज्ञ भी रहते थे, उनका एहसान मानते थे। सिर्फ वही नहीं, दुनिया भर में फैले हुए हम जैसे लोग जो दोस्तोयेवस्की के मुरीद हैं, हम भी उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। उनके त्याग, उनकी सहनशीलता और उनकी दूरदृष्टि के प्रति कृतज्ञ। जो बात मैंने शुरू में कही थी कि आना न होती तो दोस्तोयेवस्की का लेखकीय जीवन ऐसा न होता। वो इत्मीनान से अपने महान उपन्यास लिख पाए क्योंकि उनके साथ आना थी। 1866 में स्टेनोग्राफर के रूप में मिलने के बाद आना ने फ्योदोर को किताबें लिखने में मदद की। 1867 में शादी के बाद आना ने दोस्तोयेवस्की के कर्ज और जुए की आदत को संभाला और सुधारा। 1873 में उन्होंने दोस्तोयेवस्की पब्लिशिंग कंपनी शुरू की, जिसके जरिए उन्होंने डीमंस छापा, द ब्रदर्स कर्माजोव और राइटर्स डायरी जैसी किताबें छापी। आना ने किताबों का प्रचार, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री संभाली, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। उनकी बुद्धिमानी और मेहनत ने फ्योदोर की साहित्यिक विरासत को बचाया। आना और दोस्तोयेवस्की के संग साथ की ये कहानी वर्ल्ड लिटरेचर की सबसे सुंदर प्रेम कहानियों में से एक है। मैं जब भी दोस्तोयेवस्की को पढ़ता हूँ, उनके बड़े बड़े पैराग्राफ्स के पीछे डोलती हुई आना की परछाई को महसूस कर सकता हूँ। आज इतना ही। दोस्तोयेवस्की की अगली किताब के साथ जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक नमस्ते।